नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 43 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 43 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल की तैरती हुई झील कौन सी है, विच इज फ्लोटिंग लेक इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात करें तैरती हुई झील की इन ऑप्शन के मुताबिक, तो पराशर झील यहाँ पे क्या है, हिमाचल की तैरती हुई झील है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, ये यहाँ पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन थोड़ा गलत पूछ लिया। क्वेश्चन बनेगा कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी झील जहाँ पर चंद्राकार गोलाकार टापू तैरता हुआ दिखाई देता है। तो चंद्राकार गोलाकार टापू तैरता हुआ दिखाई देता है पराशर झील में। अच्छा, पराशर झील की बात करें तो इसकी ऊंचाई यहाँ पे 27-43 मीटर है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, अगर बात करें पराशर झील की, यहाँ पे चंद्राकार गोलाकार टापू तैरता हुआ दिखाई देता है और ये झील जो है वो किस शैली में है, तो याद रखना है इस झील के पास एक मंदिर है जिसका नाम है पराशर मंदिर। क्या नाम है साथियों? पराशर मंदिर। और पराशर जो मंदिर है वो बना है पैगोडा शैली में। किस शैली में बना है? पैगोडा शैली में। तो पराशर मंदिर पैगोडा शैली में बना है और पराशर मंदिर जो है वो कहाँ पर है? पराशर झील के पास है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, पराशर झील के पास पराशर मंदिर है। पराशर मंदिर किसने बनवाए? तो पराशर मंदिर बनवाया था बाणसेन। तो मंडी के एक राजा थे बाणसेन, जिनके द्वारा क्या बनाया गया? पराशर झील के पास पराशर मंदिर। किस शैली में? पैगोडा शैली में। भाई बात करें कि मंडी में और कौन कौन सी झील है, तो पराशर झील के अलावा मंडी में रिवाल्सर झील है, आपका कामरूनाग झील है, आपका कुंतभ्योग झील है, आपका कलासर झील है। आपका कुमारवा, पराशर, रिवाल्सर, कामरूनाग, कुंतभ्योग, कलासर, सारी की सारी झीलें कहाँ पर है? मंडी जिले में स्थित है। साथियों, अगर आप भी एसपीटेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप भी काफ़ी समय से अपना एसपीटेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे या फिर तैयारी कर रहे हैं एसपीटेट की और पहली बार ही अपना एसपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए ये अमाउंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और अगर आप इससे भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आप 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमको हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। साथियों, अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ेंगे तो हम देंगे आपको लाइव प्लस। जो क्लास मान लो लाइव 12 बजे चल रही है तो उसको आप रिकॉर्डेड कभी भी और किसी भी समय देख सकते हैं। हमारी क्लास को लाइव प्लस रिकॉर्डेड बोले तो आप किसी भी समय कहीं पे जॉब करते हैं स्कूल में, तो घर आके शाम को रिकॉर्डेड क्लासेस का मजा ले सकता है। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली है। अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ रहे हैं तो जल्दी से जुड़ें और दिए हुए नंबर पर, जहाँ पे 500 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी हमारे बैच का हिस्सा बन चुके हैं। 7876145409। अच्छा, बात करें हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील कहाँ पर है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील मेरे दोस्तों रेणुका झील है। रेणुका झील की लंबाई 2.5 किलोमीटर, कितनी है? 2.5 किलोमीटर रेणुका झील की लंबाई है। और रेणुका झील की जो आकृति है वो सोई हुई स्त्री की जैसी है। तो हिमाचल की ऐसी झील जिसकी आकृति सोई हुई स्त्री की जैसी है, तो वो आपकी कौन सी झील है? रेणुका झील है। रेणुका झील की जो आकृति है वो सोई हुई स्त्री की तरह है। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि रेणुका माता जो है वो भगवान परशुराम से उनका क्या संबंध है। तो रेणुका झील 2.5 किलोमीटर लंबी है और आकृति सोई हुई स्त्री की तरह है। ये जो रेणुका माता है, इनके नाम पे रेणुका झील बनी है। तो इनका संबंध भगवान परशुराम से पुत्र का है। भगवान परशुराम रेणुका माता के पुत्र है। और अगर बात करें रेणुका माता के पति की, तो ऋषि जामलू देवता, जिनको ऋषि जमदग्नि के नाम से भी जाना जाता है। तो ऋषि जमदग्नि जिन्हें जामलू देवता भी बोलते हैं, जिनकी पूजा मलाणा नामक स्थान कुल्लू में, मनाली में होती है, ये वही जामलू देवता है, रेणुका माता के पति है। आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए जी, इसके अलावा डल झील। अब डल झील कहाँ पर है, ये भी आपके दिल और दिमाग में क्वेश्चन होगा। तो डल झील है कांगड़ा में, जहाँ पर बासुनाथ भगवान का मंदिर है। उसके अलावा महाराणा प्रताप सागर झील की बात करें, तो अगर बात करें महाराणा प्रताप सागर झील की, तो ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप सागर जो झील है, तो अगर बात करें महाराणा प्रताप सागर झील की, तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। और ये महाराणा प्रताप सागर जो झील है, इसको पौंग झील के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। वैसे झीलें तो हिमाचल में बहुत है, लेकिन अभी हमको इन झीलों को पढ़ के ही आगे चलना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि बड़ा शिवड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस
जी, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन-सा है? क्वेश्चन ये था। तो आंसर मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। अगर बात करें बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा है। ये हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है? तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि लाहौल स्पीति की किस घाटी में पड़ता है? तो ये लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी। तो लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी में है आपका बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की बात करें तो ये आपका 25 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है आपका? 25 किलोमीटर लंबा है। और याद रखना है, इस ग्लेशियर से, जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से किसको पानी मिलता है? तो इस ग्लेशियर, ये इसी ग्लेशियर में क्या हुआ था कि 1936 के आसपास तबाही आई थी, और तबाही आने के कारण लाहौल स्पीति में एक झील बनी थी, चंद्रताल झील। तो चंद्रताल झील किस ग्लेशियर में उथल पुथल आने के कारण या तबाही आने के कारण बनी है? तो वो है मेरे दोस्त बड़ा शिगड़ी। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश का हर एक बच्चा जो एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरे भाई तैयारी कर रहा है, उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। जो हज़ारों रुपए की कोचिंग नहीं ले सकते, उन तक ये वीडियोज़ पहुंचनी चाहिए। ये वो वीडियोज़ है जो आपको इस एग्ज़ाम में आपको परीक्षा पास कराने वाली है। अच्छा, क्वेश्चन एक परीक्षा में बहुत तगड़ा पूछा जाता है कि गेफांग ग्लेशियर कहाँ पर है? भाई, गेफांग ग्लेशियर की बात करें तो गेफांग ग्लेशियर आपका लाहौल स्पीति में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेफांग ग्लेशियर भी आपका चंद्रा घाटी में पड़ता है। चंद्रा ग्लेशियर भी चंद्रा घाटी लाहौल स्पीति में है। और कुल्टी ग्लेशियर भी कहाँ पर है? आपका लाहौल स्पीति में है। तो बड़ा शिगड़ी, गेफांग, चंद्रा और कुल्टी। कुल्टी तो ऑप्शन में दिया है भाई, कुल्टी ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति में पड़ता है। अच्छा, ऑप्शन में देखो शिफ्टिंग दिया है, ऑप्शन में गेफांग दिया है। गेफांग की भी बात कर ली है, गेफांग भी आपका चंद्रा घाटी में है, कुल्टी भी चंद्रा घाटी में है। आपका बड़ा शिगड़ी भी कहाँ पर है? आपका ये सारे के सारे कहाँ पर है? चंद्रा घाटी में है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते हैं? बड़ा प्यारा क्वेश्चन था भाई कि स्थानीय भाषा में लोग ग्लेशियर को क्या कहते हैं? तो स्थानीय भाषा में ना लोग ग्लेशियर को कहते हैं शिगड़ी। क्या कहते हैं? शिगड़ी। तो ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते हैं? शिगड़ी कहते हैं। और ग्लेशियर को अक्सर हिमनद भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, लाहौल स्पीति में एक भागा घाटी है ना, भागा घाटी। भागा घाटी में कौन कौन से ग्लेशियर है? तो भागा घाटी में आपका भागा ग्लेशियर है। भागा घाटी में आपका लेडी ऑफ केलोंग, कई बार पूछा गया कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है? तो लेडी ऑफ केलोंग एक ग्लेशियर है, ये भी आपका कहाँ पर है? भागा घाटी लाहौल स्पीति में है। और मोकिला भी एक ग्लेशियर है। मोकिला ग्लेशियर भी आपका कहाँ पर है? भागा घाटी में है। तो भागा घाटी में 3 है, भागा ग्लेशियर, लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर और मोकिला ग्लेशियर। अच्छा, चंद्रा घाटी में हमने पढ़ लिए, कितने थे? 4 थे। तो सारे ग्लेशियर आपको डिटेल से, बेहतरीन तरीके से, डिटेल से याद करने हैं। चलिए जी, अगले बेहतरीन से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छा, ऑप्शन में आपने बताना है कि शिफ्टिंग ग्लेशियर कहाँ पर है। बहुत आसान कर दिया है मैंने आपका काम। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के आपके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के जो राजनीतिक गुरु थे, उनका नाम था भाई आपका चौधरी शेर सिंह जंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वही चौधरी शेर सिंह जंग है जो कि निशानेबाज थे। और ये राजनीतिक गुरु थे किसके थे भैया? आपके हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के। बात करें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की, तो इनका जो संबंध है वो सिरमौर जिले के बागथन नामक स्थान से। तो सिरमौर में एक बागथन स्थान है, वहाँ से संबंध रखते थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। भाई, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का निर्माता किसे कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन आया है। तो हिमाचल प्रदेश का निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को कहते हैं। इनका जन्म 4 अगस्त 1906, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म जो है वो 4 अगस्त 1906 को हुआ था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। ये हिमाचल प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 1952 में। ये बात बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और 4 बार कुल हिमाचल के मुख्यमंत्री बने थे। इनकी कुछ किताबें हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इनकी किताबें हैं हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड। तो हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड किताब किसकी है? तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की है। हिमाचल इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेट्स, ये भी किसकी है? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की है। हिमालयन पॉलिंड्री, तो हिमालयन पॉलिंड्री भी इनकी एक बुक है। ये सारी की सारी किताबें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा लिखी है। चलो, ऑप्शन में जो नाम है ना, उनकी बात आज करते हैं। बाबा काशीराम।
बाबा काशीराम एक बड़ा नाम है और बाबा काशीराम की जब भी बात करते हैं तो इनको पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बाबा काशीराम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले से संबंध रखते हैं। और जब भी बात करें बाबा काशीराम की तो मेरे दोस्त बाबा काशीराम को गदड़िया एक जनसभा हुई थी। गदड़िया जनसभा कब हुई थी? तो गदड़िया जनसभा हुई थी 1937 में। और इसी गदड़िया जनसभा में इनको जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहाड़ी गांधी की उपाधि, और जनसभा कौन सी थी? गदड़िया। तो गदड़िया जनसभा 1937, और पहाड़ी गांधी की उपाधि दे दी किसको? बाबा काशीराम को, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने दी मेरे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है भाई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको पहाड़ा दा बुलबुल किसने कहा? तो पहाड़ा दा बुलबुल क्या कहा भाई? बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी के साथ साथ और क्या क्या बोला जाता है? पहाड़ा दा बुलबुल। याद रखना है क्या बोला जाता है दोस्तों? पहाड़ा दा बुलबुल। तो पहाड़ा दा बुलबुल जो है वो किसको कहा जाता है? तो पहाड़ा दा बुलबुल जो है वो कहा जाता है किसको? तो पहाड़ा दा बुलबुल यहाँ पे कहा जाता है बाबा काशीराम को। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, और पहाड़ा दा बुलबुल इनको किसने कहा है? तो पहाड़ा दा बुलबुल इनको कहा है बाबा काशीराम ने, सरोजनी नायडू ने, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो सरोजनी नायडू ने इनको क्या कहा है? पहाड़ा दा बुलबुल। और पहाड़ी गांधी कहा है बाबा किसने? आपका बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के पहले क्या थे? प्रधानमंत्री थे। अच्छा, एक नाम और है भाई, रामलाल। अभी रामलाल कौन थे? अब आप बोलेंगे रामलाल कौन थे? तो ये हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे। ठाकुर रामलाल इनका पूरा नाम था। तो ठाकुर रामलाल हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। और ये जो है वो जुब्बल तहसील से संबंध रखते थे। और कई बार इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है वो कोटखाई सीटों से कितने बार जीते? तो विधानसभा के लिए 9 बार चुनकर, रिकॉर्ड 9 बार कोटखाई सीट से 9 बार लगातार जीते गए थे ठाकुर रामलाल। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखना है। और जनता पार्टी में ये पहले कांग्रेस पार्टी से थे ये, लेकिन बाद में ये 1988 में क्या हुए थे? जनता पार्टी में शामिल हुए थे। बड़ी बात इनके बारे में कि इन्होंने ना 1990 में ना जो हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह, उनको हरा दिया था। तो जो वहाँ के लोग हैं उनको इनके बारे में अक्सर पता है, और अक्सर हमको भी पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन है? ठाकुर रामलाल। तो ठाकुर रामलाल के बारे में, और ऑप्शन तो मैं देखो पूरे ही पढ़ाता हूँ, जो ऑप्शन में होता है ना वो हमारा फर्ज है। मैं तो ऑप्शन को पूरा पढ़ाना जानता हूँ कि ऑप्शन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको पूरा पिला दो, ताकि बच्चों को बिल्कुल दिक्कत ना आए। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे कि एक क्वेश्चन और बनता है पेपर में, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि लालचंद प्रार्थी, जिनकी एक बुक है कुल्लू देश की कहानी, कुल्लू देश की कहानी, वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते थे? तो कुल्लू से रखते थे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और लालचंद प्रार्थी विधानसभा के भी सदस्य रह चुके थे। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं में। और कुल्लू से हिमाचल प्रदेश की मंत्रिमंडल में शामिल होने वाला पहला व्यक्ति, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि कुल्लू से हिमाचल प्रदेश की मंत्रिमंडल में शामिल होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? लालचंद प्रार्थी। अक्सर आपने सुने नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन जब आते हैं ना पेपर में तब लगता है पता नहीं कहाँ से आया होगा। तो ये है यूथ अध्ययन, हर एक दिन बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहा है, हर एक दिन प्रयास करा रहा है। भाई मैं खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और चाहता हूँ कि मेरे हर एक भाई बहन जो हिमाचल प्रदेश का, जो कि महंगी कोचिंग नहीं ले पाएगा, उनके लिए यूट्यूब के माध्यम से एक बेहतरीन कोचिंग प्रोवाइड करवाना, एक बेहतरीन वीडियोज़ प्रोवाइड करवाना। आप देख सकते हैं मेरी वो वीडियोज़। देखिए मेरे पास अभी डिजिटल स्क्रीन नहीं है, मैं महंगे उपकरण अभी प्रयोग नहीं कर पाऊँगा, लेकिन क्योंकि जब इतना वो हो जाएगा कि हम भी डिजिटल स्क्रीन ला सके, सब कुछ कर सके, तो आपके बीच बहुत जल्द वो सब भी आ जाएगा। लेकिन आपको मेरा साथ देना है, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है जो भी भोले बाबा को मानते हैं, हर हर महादेव। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अच्छा जी, एक बार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि जो जस्टिस मेहरचंद महाजन है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते थे? तो जस्टिस मेहरचंद महाजन कांगड़ा के टिक्का नगरोटा, कांगड़ा में एक जगह पड़ती टिक्का नगरोटा, वहाँ से संबंध रखते थे। जस्टिस न्यायाधीश न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र व्यक्ति था मेहरचंद महाजन, जो कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना जा चुका है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जी अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन हैं। अच्छा, बात करें भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की तो इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हिमाचल प्रदेश के प्रथम माफ़ी चाहूँगा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम गृह मंत्री। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री होम मिनिस्टर कौन है, तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल है। भारत के प्रथम आपके वाइस प्राइम मिनिस्टर उसके बाद बना भी नहीं है, कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब बात कर ही रहे हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा अंदर जाके पढ़ते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाड, गुजरात में एक जगह है नडियाड, तो नडियाड नामक स्थान में 31 अक्टूबर, भाई 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है वो भी मैं आपको बोलूँगा, ठीक है। और इनका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो पूरा नाम है वो है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, और उनको बचपन में वल्लभ भाई के नाम से पुकारा जाता था। अच्छा, पेशे से सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, तो एक बैरिस्टर, एक वकील थे। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको सरदार की जो उपाधि है वो कब मिली थी, किस आंदोलन में मिली थी। तो वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी थी वो वारदोली की महिलाओं ने 1928 में दी थी, जो वारदोली सत्याग्रह हुआ था उसके बाद इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है पेपर में कि भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या योगदान संग्राम, लौह पुरुष और योगदान, तो लौह पुरुष क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है वो 560 से अधिक जो देशी रियासतें थी उनको एकीकरण करने का काम किया था। तो एकीकरण करने के लिए जो है वो किसने किया था, जब भारत आज़ाद हुआ था तो 560 रियासतों को एक साथ लाने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। तो इसीलिए एकीकरण दिवस भी इनके, एकता दिवस भी मनाया जाता है इनकी जयंती पर। लेकिन आपको ये बात बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि इनको क्या बोलते हैं, भारत का लौह पुरुष भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन इनके बारे में एक और बनता है मेरे साथी कि भारत का बिस्मार्क, जैसे जर्मनी का बिस्मार्क था जिसने जर्मनी का एकीकरण किया, वैसे भारत का एकीकरण किया था। भारत का बिस्मार्क है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने जब हैदराबाद रियासत भारत में शामिल करनी थी तो हैदराबाद रियासत को शामिल करने के लिए इन्होंने 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया था। और इन्हीं के जो जन्म दिवस पे क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को, क्योंकि 31 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ है और इन्हीं की जयंती पर क्या मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न कब मिला। अब बाल की खाल खींचना हमारा काम है, तो 1991 में इनको भारत रत्न मिला था और ये मरणोपरांत इनको मरने के बाद दिया गया था। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। और कांग्रेस के ना 1931 में एक अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन, जहाँ पे अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 कब हुआ मेरे भाई, 1931 में। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहली बार किसकी मांग की, मौलिक अधिकारों की मांग। तो मौलिक अधिकारों की जो मांग है वो किस अधिवेशन में, तो मौलिक अधिकारों की जो मांग है वो की थी आपके कराची अधिवेशन में। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा जी, और भी बहुत सारे नाम यहाँ पे ऑप्शन में, लेकिन हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका भारत के प्रथम नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष। तो नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी है भाई। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है कि भारत के आपके प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री है अबुल कलाम आज़ाद। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ना ये एक अब्दुल कलाम आज़ाद, एक अबुल कलाम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री तो अबुल कलाम है, लेकिन भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो एयर मार्शल एस मुखर्जी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, तो जीवी मावलंकर। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे शिरगुल महाराज की जय, हर हर महादेव। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे बैच के साथ तो 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं।
चलो जी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि आर्य समाज की संस्थापक कौन है। तो आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 10 अप्रैल 1875 को किसकी स्थापना की। तो 10 अप्रैल 1875 को मेरे दोस्त इन्होंने स्थापना की किसकी, आपकी आर्य समाज की। इनके द्वारा एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कहाँ पे की थी। तो बॉम्बे में, जो कि वर्तमान में जो मुंबई है उसी को बॉम्बे पहले बोला जाता था प्यार से, वहीं पर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर डाली। अब बात करें, इन्होंने एक नारा दिया था, बहुत फेमस नारा है, पेपर में बार बार आ सकता है, बैक टू वेदाज, वेदों की और लौटो। तो वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया। तो वेदों की ओर लौटो नारा दिया था आपका किसने किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो साथियों आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं अगले कल एक नए जोश के साथ। सभी लोगों को राधे राधे, हर हर महादेव।